दोस्तों, वेलकम टू अली वेटने विजडम। अक्सर हम एक टर्म को सुनते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक चिलेट्स। कुछ लोग इसे चिलेटेड मिनरल भी कहते हैं। चिलेटेड मिनरल्स क्या होते हैं? हर जगह ये पूछा जाता है। जब भी मिनरल मिक्सचर की बात होती है तो ये पूछा जाता है कि ये चिलेटेड है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है चिलेटेड का, और ये किस तरीके से यूज़फुल होता है, होता भी है या नहीं होता है, ये हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो ये चिलेट जो है ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से आया है, चेले। चेले क्या होता है बेसिकली, इसे हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसे हम कहते हैं क्लॉ। क्लॉ आप समझते हैं, पंजा। जो एक पंजा होता है, पंजे का क्या काम होता है? ऐसे एक पंजा होता है ना किसी भी बर्ड का, शिकारी बर्ड का, तो उसका काम होता है दबोचने का, पकड़ने का। तो क्लॉ जो है ये इसका मतलब है। तो चिलेटेड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो पकड़ लेता है, एक पंजे की तरह काम करता है। तो ये एक इसका डिस्क्रिप्टिव मतलब एक टर्म है इसके लिए, जिसमें पॉलीवेलेंट कैटायंस। पॉलीवेलेंट कैटायन का क्या मतलब है? दो तरीके के केमिकल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, एक एनायंस होते हैं और एक कैटायंस होते हैं। आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी डीकैड वाली, उसमें कैटायन और एनायन के बारे में मैंने बताया है। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो कैटायन कहलाते हैं, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायंस कहलाते हैं। तो जितने भी मिनरल्स होते हैं, मतलब जो भी मिनरल यूज़ किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये या तो एनायन होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे जिंक है, जिंक के ऊपर पॉजिटिव होता है। ऐसे ही आयरन है, आयरन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। सेलेनियम है या कुछ भी हो सकता है, कॉपर है, सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ज़्यादातर जो होते हैं ये मतलब एलिमेंट्स होते हैं, ये कैटायंस होते हैं। तो ये पॉलीवेलेंट कैटायंस जब किसी एक ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक एंटाइटी बनाते हैं जिसे हम चिलेट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है चिलेशन। तो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, अच्छा जो चिलेट्स बनते हैं ये कैटायंस हैं, मतलब ये मिनरल्स हैं जो कि पशु के काम के हैं। ये किसी भी अगर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ते हैं, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं जब, तो ये अपना पॉजिटिव पॉइंट खो देते हैं। मतलब ऐसा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाते हैं आपस में, तो एक बॉन्डिंग बनाते हैं। अब ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग भी होती है और वीक भी होती है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तब भी किसी काम की नहीं होगी। अगर मान लीजिए मिनरल है, जिंक है आपका, जिंक किसी लाइगेंड, इसे जो चिलेट होता है ना ये वाला, जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है, इसे लाइगेंड भी कहते हैं। तो अगर जिंक किसी लाइगेंड के साथ मिलता है और इतना मजबूत बॉन्ड बना ले कि आपस में टूटे ही ना ये बॉन्ड, तो जिंक अंदर जाके फ्री नहीं हो पाएगा। जब फ्री नहीं हो पाएगा तो इसका जो यूटिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगा। तो ऐसा भी बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो दरअसल ये जो लाइगेंड्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, ये आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऑर्गेनिक लाइगेंड प्लस मिनरल। ये बनाते हैं चिलेट एलिमेंट। तो ये जो चिलेट एलिमेंट है
यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हाल फिलहाल का मतलब है आज से लगभग 20 साल पहले या 25 साल पहले जितने भी एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और वो मिनरल की एब्जॉर्प्शन को, देखिए फूड में या एनिमल के फीड में मिनरल्स होते हैं, ये उसकी इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन में जाकर ये एब्जॉर्ब होके बॉडी के अंदर चले जाते हैं इन बॉडी। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है ये कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक फैक्टर तो यही होता है कि जिस रास्ते से मिनरल अंदर जा रहा है बॉडी के, वो रास्ता कोई स्पेसिफिक नहीं होता। मतलब जैसे ये इंटेस्टाइन है, इसके अंदर कुछ चैनल्स बने हुए हैं। अगर यहाँ से कैल्शियम, ये ब्लड है यहाँ पर और ये इंटेस्टाइन का फीड मटेरियल आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर कैल्शियम आता है, ठीक है, जिंक आता है और कॉपर आता है। अब अगर ये जितने भी चैनल्स हैं इनके अंदर से कोई भी जा सकता है, मतलब ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। अगर कैल्शियम ज़्यादा है, मान लीजिए कैल्शियम के 10 मॉलिक्यूल हैं, जिंक का 1 है, जिंक के 2 हैं, कॉपर का 1 है, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा है तो वो इसे ऑक्यूपाई कर लेगा इन रास्तों को, और इनका जाना कम हो जाएगा। जिंक भी कम एब्जॉर्ब हो पाएगा और कॉपर भी कम एब्जॉर्ब हो पाएगा। जैसा आजकल क्या होता है कि फीड बहुत कॉस्टली हो गया है, मतलब रॉ मटेरियल बहुत कॉस्टली है, तो उसे फुलफ़िल करने के लिए, भरने के लिए, मतलब एक फिलर की तरह एलएसपी को यूज़ किया जाता है। लोग 40-40 किलो एलएसपी डालते हैं, मतलब 1 टन फीड में, जो फीड मिलर होते हैं, मतलब 1 टन फीड में 40 किलो एलएसपी डाला जाता है। एलएसपी क्या है? कैल्शियम है बेसिकली। और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? हार्डली 5 से 7 किलो रिक्वायरमेंट है, लेकिन 40 किलो डाला जा रहा है उसे जस्ट टू फुलफिल। ये कितने रुपए किलो होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपये किलो। तो ये ज़्यादा डालने से क्या होता है कि जो ये कैल्शियम है इसका अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा और ये सारे चैनल ऑक्यूपाई कर लेगा। जिंक और कॉपर या कुछ और, मान लीजिए आयरन है, वो सब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे या बहुत कम होंगे, क्योंकि उन्हें जाने का रास्ता नहीं मिलेगा अगर ये सब नॉर्मल है। तो न्यूट्रिशनिस्ट ने क्या किया, तो ये तो कॉमन रास्ते हो गए। उन्होंने क्या किया कि इसको अमाइनो एसिड के साथ, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो भी बॉडी के अंदर प्रोटीन का पार्ट होते हैं, वो भी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, तो अमाइनो एसिड्स के साथ इन्हें जोड़ दिया। और जब ये अमाइनो एसिड के साथ जुड़ गए तो ये सिंगल एलिमेंट नहीं रहे, अब ये जिंक नहीं रहा, अब ये जिंक चिलेट हो गया, जिंक अमाइनो एसिड चिलेट। जिंक का मतलब क्या है कि अगर ये मिथ्योनिन के साथ अगर इसे अटैच कर दिया तो ये क्या कहलाया? मिथोचिलेट। ऐसे ही अगर ये कॉपर मान लीजिए किसी ग्लाइसिन के साथ अटैच कर दिया, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड के साथ इसे अटैच कर दिया, तो ये क्या कहलाया? कॉपर ग्लाइसिनेट, जिंक ग्लाइसिनेट, ऐसे करके आता है ना, लिखा हुआ होता है। या आयरन को किसी अमाइनो एसिड के साथ कनेक्ट कर दिया, एलिनिन के साथ कनेक्ट कर दिया या ग्लाइसिन के साथ कनेक्ट कर दिया, तो आयरन ग्लाइसिनेट हो गया। वो आयरन प्रोपियोनेट होता है, तो किसी भी के साथ भी अटैच कर देते हैं। तो अब जब वो ग्लाइसिन के साथ अटैच होगा कॉपर या आयरन या जिंक अगर मिथ्योनिन के साथ अटैच होगा, तो अब ये जिंक वाले रूट से अंदर नहीं जाएगा, अब इसे ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अब ये कैटायन रहा ही नहीं है, अब तो ये मिथोचिलेट हो गया है, जिंक का चिलेट बन गया है। तो अब ये इस रास्ते से ना जाके ये मिथ्योनिन के रास्ते से जाएगा, और मिथ्योनिन का अंदर जाने का रास्ता बहुत स्पेसिफिक होता है, उस रास्ते से कोई और नहीं जाता है। जैसा आमतौर पे आपने देखा होगा,
कई सरकारी जगहें होती हैं, गवर्नमेंट एरियाज़ हैं, कैंटोनमेंट है, मिलिट्री के एरियाज़ हैं, वहाँ पे लिखा रहता है यह आम रास्ता नहीं है, यहाँ से सब लोग नहीं जा सकते, ऐसा लिखा रहता है ना। तो ये इन्हीं के लिए, ऐसे ही इसके लिए होता है कि जिस मतलब चैनल से अगर मिथ्योनिन वहाँ से जा रहा है तो कोई और नहीं जाएगा। तो जब जिंक मिथ्योनिन के साथ जुड़ जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन फिर बढ़ जाता है थोड़ा। तो इसे क्या कहते हैं हम, जिंक चिलेट का, मतलब चिलेटेड मिनरल का ये इम्पोर्टेंस है। अब ये अंदर जाके ये खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, मतलब इसकी जो बॉन्डिंग है आपस में मिथ्योचिलेट की या मिथ्योनिन या जिंक ग्लाइसिनेट है, कॉपर ग्लाइसिनेट है, इनकी क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है उस पर डिपेंड करता है कि अंदर जाके कितना यूटिलाइज हो पाएगा। लेकिन बहरहाल ये अंदर तक पहुंच जाता है इस तरीके से। तो चिलेट्स की जो स्टेबिलिटी होती है इसी तरीके से ये काफ़ी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये चिलेट्स। इनकी जो स्टेबिलिटी होती है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। और बायोलॉजिकल सिस्टम में 3 टाइप के चिलेट्स मिलते हैं हमें। तो जो सबसे पहला चिलेट होता है वो तो ऑर्गेनिक, जो ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जैसा मैंने बताया, कॉपर, आयरन, जिंक वगैरह, इनको ट्रांसपोर्ट करने में, पहले टाइप के जो चिलेट होते हैं इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है और स्टोर करने में हेल्प करते हैं ये। तो ये कौन से होते हैं, जैसे अभी जिनकी बात हो रही थी, मिथोचिलेट्स हैं या ग्लाइसिनेट्स हैं, ऐसे वाले जो मतलब अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करके अंदर उन्हें ले जाते हैं। तो इनका काम तो यही होता है। बाकी अगर मान लीजिए आपने जिंक सल्फेट दिया या जिंक ऑक्साइड दिया, मान लीजिए जिंक ऑक्साइड एक कॉमन एलिमेंट है, तो जिंक ऑक्साइड क्या करता है कि जिंक में टूटेगा और ऑक्साइड आयन में, ठीक है, इस टाइप से ये टूट जाता है। तो जिंक जब कैटायन की फॉर्म में आता है तो ये एब्जॉर्ब होता है। अब अगर ये कैटायन की फॉर्म में है तो ये दूसरे लाइगेंड, मतलब लाइगेंड से चिपकने की कोशिश करता है, अंदर जाके तो टूटेगा इंटेस्टाइन के, लेकिन जैसे फाइटिक एसिड है उसके साथ चिपक जाएगा, या फिर ऑक्जिलेट है, जैसे आप बहुत सारी चावल की पराली खिलाएं तो उनके उसके अंदर ऑक्जिलेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसमें वहाँ पर क्या होता है कि हमें मिनरल मिक्सचर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्जिलेट्स के साथ जिंक अंदर मतलब बॉन्ड बना लेगा, और ये इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ना, ये टूटते नहीं हैं, मतलब इन्हें बहुत कठिनाई से तोड़ा जाता है, मतलब काफ़ी कठिन होता है इन्हें तोड़ना। तो जिंक एक तरीके से अनअवेलेबल हो जाता है। अब ये तो बात रही थ्योरी की। अब एक बात आती है कि क्या इनऑर्गेनिक मिनरल बिल्कुल ही यूज़लेस होते हैं, काम के नहीं होते? तो ये थ्योरी तो हमने देख ली कि स्ट्रॉन्ग इनकी ये चिलेट्स होते हैं। ये जैसे मान लीजिए क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या होता है जानते होंगे आप लोग, जो हरा पिगमेंट होता है, पत्तियां जिसकी वजह से हरी होती हैं, उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। तो क्लोरोफिल के बीच में मैग्नीशियम आयन होता है ना, और वो उसे मतलब जो पानी को तोड़ के ऑक्सीजन ऑक्सीजन बनती है और वो पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन होती है, उसके लिए ये ज़रूरी होता है। जैसे हीमोग्लोबिन है, तो ये भी एक तरीके का चिलेट है, इसके अंदर आयरन रहता है हीमोग्लोबिन के। अगर आयरन को हटा देंगे तो हीमोग्लोबिन का कोई यूज़ नहीं है, ये बाकी बस एक वो रह जाता है, प्रोटीन का टुकड़ा रह जाएगा ये। इसी तरीके से क्लोरोफिल में से निकाल दिया अगर मैग्नीशियम को, तो क्लोरोफिल किसी काम का नहीं रहता है। तो ये जो होते हैं ये मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। ऐसे ही क्यूपरिन होता है एक, विटामिन B12 है, साइटोक्रोम्स हैं, तो ये सब भी चिलेट्स होते हैं। ये अंदर जाके एलिमेंट्स इस तरीके के चिलेट्स बना भी लेते हैं। खैर हमारा जो सवाल था वो ये था
कि अगर हम जिंक ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट और या फिर ये आयोडेट जो होता है, ये EDTA या EDDI, ये सब जितने भी होते हैं ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। तो इनकी क्या वैल्यू है, क्या ये बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होते हैं? तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप सल्फेट फॉर्म को देते हैं तो जब कॉपर अंदर जाता है और कैल्शियम आप अंधाधुन यूज़ नहीं कर रहे हैं कि LSP जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि जितनी है मतलब रिक्वायरमेंट 5 से 7 kg की, 10 kg की, बस उतना ही डाल रहे हैं, लेकिन फिलर के तौर पे आप उसे नहीं डाल रहे हैं। तो आपको क्या मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जब कैल्शियम अपना नॉर्मल कंटेंट में होगा तो वो कॉपर के साथ compete नहीं करेगा। जब कॉपर नॉर्मल उसमें होगा, पोजीशन में होगा, तो वो जिंक के साथ compete नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें आम तौर पे फिर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। दूसरा यहाँ पे फैक्टर ये आता है कि जो अवेलेबल अमाइनो एसिड्स रहते हैं जैसे हिस्टिडीन है या वेलिन है, इनके साथ कुछ नेचुरल चिलेट्स बनते हैं। सिस्टीन है, कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड तो डाइजेस्ट होके जा ही रहे हैं ना, वो इनके साथ चिलेट्स बना लेते हैं इंटेस्टाइन के अंदर ही, टेम्परेरी चिलेट्स होते हैं, और उनके ज़रिए से भी ये अंदर चले जाते हैं। और आजकल की डाइट्स ऐसी हो गई हैं, मतलब कंसनट्रेट भी, कि उनके अंदर सल्फ़र बहुत कम होती है, लेकिन रूमिनेंट्स के लिए सल्फ़र भी बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कुछ वीडियोस में आपको बताया भी है कि अलग से सल्फ़र मिलाते हैं जब यूरिया की फीडिंग करते हैं। तो बैक्टीरिया कुछ अमाइनो एसिड्स बनाते हैं जैसे मिथ्योनिन या सिस्टीन। तो इन दो अमाइनो एसिड्स के लिए सल्फ़र बहुत ज़रूरी होती है, और ये इनऑर्गेनिक जो सल्फ़ेट्स होते हैं और इनसे निकलते हैं, कॉपर सल्फ़ेट, आयरन सल्फ़ेट वगैरह से, ये जाकर वहाँ पे यूटिलाइज़ हो जाते हैं। प्रैक्टिकली मैंने ऐसा देखा है कि 40 लीटर तक की गाय को अगर हम ये वाले मिनरल्स देते हैं, चिलेट्स नहीं देते हैं, तब तब भी इनमें प्रोडक्शन में, इनकी वाइटलिटी में, इनकी हेल्थ इम्यूनिटी में कोई फ़र्क नहीं आता है। मतलब 3-3 महीने तक दिए गए हैं ये, मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है फार्मर्स के साथ, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। चिलेट्स के नाम पे ठगा बहुत जाता है, मतलब डराया जाता है कि अगर चिलेट नहीं है तो मतलब मिनरल काम ही नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। बस चिलेटेड मिनरल के कुछ जो रिसर्चेज मैंने पढ़ी हैं, कहाँ वो काम आता है, वो होता है जब फर्टिलिटी की बात होती है। जब फर्टिलिटी के लिए एनिमल को तैयार कर रहे होते हैं, खासकर मेल्स को, तो वहाँ पे चिलेट्स का बहुत मतलब, और खासकर चिलेटेड जिंक का सबसे ज़्यादा अहमियत देखने को मिलती है। आयरन वायरन की तो, आयरन तो बहुत भरपूर मात्रा में होता है, तो आयरन का चिलेट या कॉपर वॉपर, क्योंकि कॉपर बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन जिंक के लिए कहा जाता है कि जिंक चिलेट थोड़ा सा हेल्पफुल है, लेकिन इतना नहीं है कि आप उसके पीछे ही, मतलब जब भी आप मिनरल मिक्सचर को देखें तो सिर्फ चिलेट की बात करें। तो चिलेट ऐसे नहीं होते हैं, तो वो मैंने बता दिया आपको। बस वो रास्ते का डिफरेंस होता है कि वो किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अगर सारे मिनरल बैलेंस में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल ये वाला मिनरल मिक्सचर, अगर आपकी गाय 30-40 लीटर तक भी दूध दे रही है, तो आप बेधड़क बेझिझक इन ऑर्गेनिक मिनरल्स यूज़ कीजिए, खुद बनाइए घर पे, आपको फॉर्मूलेशन वगैरह सब बताया हुआ है, और उसे आप यूज़ कीजिए। ठीक है, थैंक यू।